O49 हिंदी। बम। उसका एक और हमला मेरी ढाल पर हुआ, लेकिन इस बार मैं अपनी जगह से हिला नहीं। मेरा स्तर पूरा हो गया है, अब बराबरी की लड़ाई लड़ने का समय है। अब तुम एक आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हो, जॉर्ज ने मुझे ढाल लेते हुए देखकर कहा। उन्होंने कहा कि अपनी रेतकील युक्त कौशल से मुझ पर फिर से हमला करो। फुर 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 फुर। मैंने अपने पीछे आग की धाराएं प्रज्वलित कर दी। अपनी त्वरित गति से मैंने हमारे बीच दूरी बना ली। मुझे दूर जाते देख वह मेरे पीछे आ गया और उसने पुनः रेत की सुइयां चलाने का अपना कौशल दिखाया। मैं सुई को देखकर होने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार कर लेता हूं, लेकिन इस बार ऐसा पिछली बार जैसा नहीं है। इस बार मैंने बस एक क्षण के लिए जेट प्रज्वलित किया और फिर उसे बंद कर दिया। मैं जिस गति से आगे बढ़ रहा हूं वह सब इसके द्वारा उत्पन्न गति के कारण है, लेकिन मेरी गति अभी भी पहले की तुलना में तेज है। सुई मुझे दर्द देगी और मेरी गति थोड़ी कम कर देगी, इसके अलावा ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। उस सुई कौशल का वास्तविक उपयोग ध्यान भटकाने में है। जब तक कि किसी के पास अच्छा बचाव है और वह दर्द सहन कर सकता है, उस कौशल के बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि मैं लगातार अग्नि जेट प्रज्वलित करता रहा था और इसके लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। और सौभाग्य से उसके पास एक ऐसा कौशल था जो मेरे जेट्स को सबसे अच्छे तरीके से पुनः प्रशिक्षित करने में सक्षम था। यदि वह कौशल न होता तो वर्तमान में मेरी गति इतनी तेज होती कि वह मुझे पकड़ नहीं पाता। पिक 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 पिक। सुई की बौछार मुझ पर आ गई। मैंने अपने सिर और छाती को अपनी ढाल से बचा लिया, लेकिन मेरे शरीर के अन्य हिस्से इतने भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि मुझे उनमें चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था। ये वास्तव में बहुत बुरी तरह से दर्द देता है। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं इस हानिरहित दर्द के बजाय उसके किसी अन्य कौशल का आघात सहता। जल्द ही सभी सुइयां मुझ पर टकराने लगीं, लेकिन मुझे दर्द महसूस होता रहा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह हमला करने का मेरा मौका था। मैं पहले ही आक्रमण कर देता और मुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता, लेकिन उस समय वह बचाव करने में सक्षम था, क्योंकि वह अतिरिक्त सतर्क था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से अलग है। वह अभी सोच रहा है कि उसकी सुई का हमला काम कर गया है, क्योंकि मेरी गति कम हो गई है और मेरे चेहरे पर दर्द के भाव हैं। ट्रम्प की भावना में उसने फिर से अपने रेत स्पाइक कौशल को सक्रिय किया और हमला शुरू करने के लिए मुझ पर आ रहा है, लेकिन इस बार उसे एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है। आग बुझाओ, मैंने कहा और हमला बोल दिया, जबकि हमारे बीच की दूरी मात्र 2.5 मीटर थी। मेरे फायरबोल्टों से बचने के लिए यह बहुत छोटी दूरी थी और स्तर ऊपर होने के बाद मेरे फायरबोल्टों की शक्ति और संख्या दोनों में परिवर्तन हुआ। इससे पहले जब मैं मध्य स्तरीय विशेषज्ञ ग्रेड में था तो मेरे फायरबोल्ट पहले से ही नाइट ग्रेड कवच के हमले को भेदने में सक्षम थे और केवल नाइट आर्टिफैक्ट और नाइट ग्रेड रक्षात्मक कौशल का संयोजन ही उन्हें पूरी तरह से रोकने में सक्षम था। अब उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई थी और मैं कौशल के माध्यम से 6 बोल्ट लॉन्च करने में सक्षम था। अपनी ओर आते हुए 6 बोल्टों को देखकर उसका रुख तुरंत रक्षात्मक हो गया। उसकी गदा पर रेत की परत उसके शरीर को ढकने के लिए फैलने लगी, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार मैना बोल्ट तेजी का एक तरीका था। उसकी रेत की परत केवल उसके सिर और छाती को ढकने में सक्षम होगी, जबकि उसके शरीर के अन्य हिस्से मेरी आग की बोल्टों की दया पर होंगे। मैं सही था। मेरी आग हवा को भेदती हुई उसकी ओर बढ़ी। जब तक वे उसके पास पहुंचे, रेत की परत केवल उसके सिर और छाती को ढकने में सक्षम थी। तस्वीर तस्वीर तस्वीर। पुची पुची पुची। मेरे 3 फायर बोल्ट जो उसकी छाती और सिर की ओर हमला कर रहे थे, रेत की परत से टकरा गए, जिससे वे केवल कुछ देर के लिए ही रुक सके और फिर उसमें से होकर निकल गए। मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन ये 3 बोल्ट मेरा मुख्य ध्यान नहीं थे। मेरा मुख्य ध्यान नीचे के 3 बोल्टों पर था, जो उसके पेट और पैरों को छेद रहे थे। उसका पेट और पैर केवल उसके नाइट ग्रेड कवच द्वारा सुरक्षित थे। तीनों मन बोल्टों को कवच रक्षा में छोटी सी बाधा महसूस हुई, जिसने उनकी 40% शक्ति छीन ली। वे उसके शरीर में इस प्रकार से प्रवेश कर गए मानो मक्खन जलाया गया हो, और पीछे एक तीव्र जलने की गंध छोड़ गए। जब भी मैना बोल्ट त्वचा को स्पर्श करेंगे, वे अपना गुण बदल देंगे। उस समय उनका ध्यान छेदने पर कम तथा जिस रास्ते पर वे जा रहे हैं उसे जलाने पर अधिक होगा, और इस तरह वे अधिकतम क्षति पहुंचाएंगे। उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि जॉर्ज के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह जीवन भर की यातना झेल रहा है। मैं उन छोटे छोटे छेदों से हल्का धुआं भी निकलता देख सकता हूं जो मेरे लड़कों ने उसके पेट और जांघों पर बनाए थे। एकमात्र निराशा यह है कि मैं उन 3 बोल्टों का प्रभाव देख सकता हूं जो मैंने उसके सिर और छाती की ओर छोड़े थे।
मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूं कि क्या वे रक्षा की दो परतों को भेदने में सक्षम थे या नहीं। आग का हमला। जैसे ही मुझे पर्याप्त मात्रा में मैना प्राप्त हुई, मैंने पुनः आक्रमण कर दिया क्योंकि उन 6 अग्नि तीर ने लगभग 90% मैना ले ली थी। मुझे आक्रमण शुरू करने के तुरंत बाद मैना पोषण पीना पड़ा, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। 6 बोल्ट पुनः जॉर्ज की ओर बढ़े, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार मैंने मान में उतार चढ़ाव महसूस किया और अगले ही क्षण रेत के एक गोले ने जॉर्ज को ढक लिया। मैं इस कौशल को देखकर काफी हैरान हो गया। इस कौशल को एक बार देखने पर पता चल जाएगा कि यह सबसे अच्छे रक्षा कौशल में से एक है। यह सर्वश्रेष्ठ रक्षा कौशल में से एक है, न कि इसकी रक्षात्मक शक्ति के कारण, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि उस क्षेत्र के कारण जो इसने कवर किया था। जॉर्ज के रक्षात्मक कौशल ने उनकी रक्षा को 360 डिग्री प्रदान किया। वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी हमले से बचाव करने में सक्षम थे। हालांकि मैं थोड़ा उलझन में हूं, ये कौशल सबसे अच्छे रक्षात्मक कौशल में से एक हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, इसका उपयोग करते समय कोई हिल नहीं सकता। इस कौशल को सक्रिय करते समय जॉर्ज ने स्वयं को बैठा हुआ लक्ष्य बना लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। एकमात्र संभावित व्याख्या यह है कि वह 1 घंटे तक इस कौशल का उपयोग करके बचाव करने के बाद यह मैच टाई करना चाहता है। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे इस सुनहरे अवसर का उपयोग करना था और अधिक से अधिक हमले करने थे। आग का हमला। मैं पुनः अग्नि प्रहार करता हूं, इस बार पहले से थोड़ा अलग ढंग से। पिछले बार की तरह अलग अलग स्थानों पर हमला करने के बजाय मैंने सभी 6 बोल्टों को एक ही स्थान पर छोड़ा, ताकि मेरे मन बोल्ट एक दूसरे की शक्ति का लाभ उठा सके और मेरा लक्ष्य उसके सिर के स्थान पर हो। पुट पफ पफ। मैंने रेत की परत को भेदते हुए अपने मन बोल्टों की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुना। मैं ये देखकर थोड़ा निराश हुआ कि मेरे हमले में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन मैं इससे निराश नहीं हुआ और जैसे ही मेरे पास पर्याप्त मैना आया, मैंने दूसरा हमला कर दिया। आग लगी, आग लगी, आग लगी। मैं एक के बाद एक हमले करता रहा और छठी बार के बाद मुझे लगा कि यह काम नहीं करेगा और करीब पहुंचने के बाद हमला करना चाहिए, तभी रेत का गोला अचानक गिर गया। रेत के गोले के गिरने के बाद मैंने देखा कि जॉर्ज बेहोश पड़ा है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वह कैसे बेहोश हो गया, लेकिन जब मैंने उसका सिर देखा तो सब समझ में आ गया। उसका पूरा सिर खून से लथपथ है, उसके शरीर पर एक भी सूखा धब्बा या बाल नहीं दिखाई देता। वह एक लाल शैतान की तरह लग रहा था जिसका चेहरा उसके अपने खून से लाल हो गया था। उसके खून की छोटी छोटी धाराएं अखाड़े के फर्श को गीला करती हुई देखी जा सकती थीं। यदि मैंने उसके नथुने फड़कते और छाती धड़कते नहीं देखे होते, तो उसके शरीर पर टपकता खून देखकर मैं निश्चित रूप से सोचता कि मैंने सचमुच उसे मार डाला है। मैं जानता हूं कि वह बहुत जीवंत है, लेकिन दर्शकों में से कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता। मैं लोगों को ये कहते हुए सुन सकता था कि मैंने उसे मार दिया है और कुछ लोग इस बारे में कुछ खास नहीं कह रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने चिकित्सकों को उसे मैना खिलाते हुए भी देखा है। जब वे मुझ पर आरोप लगाने में व्यस्त थे, मैं ये सोचने में व्यस्त था कि कैसे मेरी सारी गोलियां उसके सिर पर लगीं, जिससे वह बेहोश हो गया। कुछ देर सोचने के बाद मुझे सबसे संभावित उत्तर मिल गया। सबसे अधिक संभावना यह है कि जब मैंने स्तर बढ़ाया और अपना पहला हमला शुरू किया, तो यह संभवतः गदा की रक्षा को भेद देगा जिसे उसने रक्षा और रक्षात्मक मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया था। मेरे बोल्टों की शक्ति और गति को देखने के बाद उसे पता चल गया कि अब भागने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि मेरे बोल्ट आसानी से उसे पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड, जो कि उनका सैंड ग्लोब रक्षात्मक कौशल है, का उपयोग करने का निर्णय लिया और तब तक समय गुजारने का प्रयास किया जब तक कि हमारा मैच बराबरी पर नहीं पहुंच गया। उनके इस कौशल से 360 डिग्री सुरक्षा मिलती थी, लेकिन आकार को याद रखते हुए मुझे नहीं लगता कि रेत के गोले के अंदर कोई ज्यादा हिल डुल सकता है। जब कोई यह सोचता है कि पृथ्वी के अंदर अंतरिक्ष कितना सघन रहा होगा, तो उसे खुजली भी नहीं होती। उसके सिर की स्थिति के बारे में मेरा अनुमान सटीक था, तभी मैंने लगातार हमले शुरू कर दिए। मेरे तीर उसके सिर और मुखौटे को बिना कोई बाधा पहुंचाए सुरक्षा घेरे को पार कर गए, जिससे उसका सिर पूरी तरह से घायल हो गया। उन्होंने कुछ वार सहन किए, लेकिन कुछ समय बाद वे और सहन नहीं कर सके और बेहोश हो गए। तो यही तो होगा, मैंने सोचा और भीड़ के उत्साह के बीच प्रतीक्षा क्षेत्र की ओर चल पड़ा। साथ ही मेरे शरीर पर पहनी हुई एक कलाकृति को पाने की मुस्कान भी थी। मैं कहना चाहता हूं कि एक ही समय में हजारों लोगों का उत्साहवर्धन पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
अब मैं थोड़ा बहुत कल्पना कर सकता हूं कि हीरोज लीग के मंच पर ऐसा करना कैसा लगेगा, जहां दर्शकों की संख्या इससे 10 गुना अधिक है। मैं प्रशिक्षण क्षेत्र में वापस गया और अपनी सीट पर बैठ गया और उस समय तक रोबोट पहले ही मंच से जॉर्ज का खून साफ कर चुके थे। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जॉर्ज को जागने के बाद कैसा महसूस होगा। उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया, यहाँ तक कि उसने अपना खून भी मंच पर छोड़ दिया, जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, खासकर तब जब प्रतिद्वंद्वी का दर्जा उससे बहुत कम था। 1 मिनट बाद एक अन्य मैच की घोषणा हुई और आश्चर्य की बात यह थी कि यह मैच परफेक्ट स्कोर का था और आश्चर्य की बात नहीं कि यह मैच 15 सेकंड के भीतर ही समाप्त हो गया। यह एक पूर्ण क्रश था। रक्षात्मक कौशल, नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट और रॉकस्किन क्षमता की 3 स्तरीय रक्षा के बावजूद वह 15 सेकंड से अधिक नहीं टिक सका। वह सचमुच एक युद्ध था। शीर्ष 25 में आने के लिए लड़ाइयां लड़ी गईं, कुछ रोचक थीं जबकि कुछ बिल्कुल उबाऊ थीं, जहां प्रतिभागियों को विशाल क्षेत्र में दौड़कर उसका उपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं करना था। मुझे अपने कई दोस्तों से भी बधाइयां मिली, जिनमें से एक ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वह रिया से थी। दायरे से बाहर आने और सोशल मीडिया पर कुछ बातचीत के बाद भी हमने संपर्क बनाए रखा। वह कॉर्पोरल स्टेज की प्रतियोगिता में भी भाग ले रही है और शीर्ष 100 में स्थान पाने की उम्मीद कर रही है। मैंने शीर्ष 100 में आने के लिए शुभकामनाएं भेजी, जिसके क्वालिफायर मैच अभी विभिन्न स्थानों पर हो रहे हैं। कॉर्पोरल चरण के लिए प्रतिस्पर्धा विशेषज्ञ चरण की तुलना में और भी कठिन है। मंच जितना ऊंचा होगा, प्रतिस्पर्धा उतनी ही कठिन होगी क्योंकि इसमें कई दांव शामिल होंगे। विशेषज्ञ चरण की एकमात्र प्रतियोगिता सभी 4 प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक लापरवाह है, लेकिन हमें जो इनाम मिलता है उसकी तुलना में वह बहुत कम है। मैंने एक आह भरी और इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अब मेरे पास इस प्रतिस्पर्धा और इसकी कीमतों से भी अधिक महत्वपूर्ण विषय पर चिंता करने का समय था। अब मैं अंततः विशेषज्ञ स्तर के शिखर तक पहुंच गया था और यह भी वह सीमा है जहां एश्लिन अपने तनाव के कारण पहुंच सकती है। अब मुझे उस तनाव सीमा को तोड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। तनाव की सीमा को तोड़ना असंभव नहीं है, कई लोगों ने ऐसा किया है और मैं भी ऐसा कर सकता हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कैसे। मैंने कई दिनों तक वेब पर खोज की, लेकिन यह व्यर्थ था और जब मैंने जिम और जिल से पूछा, तो उन्होंने हमेशा कहा कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे अपनी सीमा तक पहुंचना होगा। अब जबकि मैं विशेषज्ञ स्तर के शिखर तक पहुंच गया हूं, जिसकी सीमा भी हो सकती है, तो मैं उत्तर जान सकता हूं। मैं उनसे कल पूछने की योजना बना रहा हूं। जितनी जल्दी मुझे जवाब पता चलेगा, उतनी ही जल्दी मैं सीमा तोड़ने की कोशिश कर सकूंगा। मैच जीतने के तुरंत बाद मैंने दर्शकों में बैठे जिल और जिम के बधाई संदेश को पढ़ा। वे दोनों अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरा समर्थन करने यहां आए थे। अधिक से अधिक मैच चलते गए और पलक झपकते ही 24 मैच खत्म हो गए। शीर्ष 25 की घोषणा से पहले केवल एक मैच शेष रह गया है। चूंकि यह शीर्ष 25 से पहले का अंतिम मैच था, इसलिए इसका प्रचार और अधिक बढ़ गया तथा दर्शक मंच पर पहुंचने से पहले ही जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। मैच की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ हुई और दोनों प्रतिभागियों ने अपनी बेहतरीन चाल के साथ शुरुआत की। इस लड़ाई का एक और पहलू है जिसने इसे और अधिक दिलचस्प बना दिया है कि दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच ताकत का अंतर वास्तव में बहुत कम है। उनके बीच केवल एक रैंक का अंतर है और दोनों के पास 5-5 कौशल हैं। संभवतः यही कारण है कि आयोजक ने शीर्ष 50 में अंतिम मैच को चुना। दोनों ने निराश नहीं किया और जोरदार मुकाबला शुरू कर दिया तथा अपनी लड़ाई से दर्शकों को आश्चर्यचकित करना बंद नहीं किया। ये देखते हुए मैंने भी अपनी तुलना उनसे की और सोचा कि यदि यह कदम मेरे खिलाफ उठाया गया तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये वही है जो मैंने हाल ही में सीखा है और मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी मदद मिली है। ये पहले ही सिद्ध हो चुका है कि मन में लड़ाई की कल्पना करने से थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन व्यक्ति को अपनी कल्पना के अनुसार उसे आगे बढ़ाने के लिए ताकत भी होनी चाहिए, अन्यथा ये केवल एक कल्पना बनकर रह जाएगी। ये लड़ाई लगातार 25 मिनट तक चलती रही। उसके बाद लड़की ने अपना ट्रम्प दिखाया और क्रूर प्रहार किया, जिससे लड़ाई एक ही चाल में समाप्त हो गई। उसकी चाल देखकर मैं जोर से जयकार करने लगा। इसे ही असली तुरुप का पत्ता कहते हैं। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये प्रतिद्वंद्वी को उसके पता चलने से पहले ही मार देगा। अगले ही पल शीर्ष 25 की सूची सामने आ गई, जिसमें मेरा नाम भी था तथा कई परिचित चेहरे भी थे जिन्होंने पहले अपने मैच जीते थे। जब मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के पास गया तो मुझे लगा कि वे पहले जितने कठिन नहीं हैं। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि मेरा स्तर ऊपर हो गया था और मेरे नाइट ग्रेड कौशल की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी।
25 प्रतिद्वंद्वियों में से अब तक केवल 6 ने ही मेरे प्रहार को रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति दिखाई थी। मैं काफी मेहनत करता हूं और मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे उन सभी को हराने का मौका मिल सकता है। स्तर ऊपर पहुंचने से पहले मेरा एकमात्र सपना स्तर ऊपर पहुंचना था, लेकिन अब मैं चैंपियन बनने का सपना देख रहा हूं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक स्तर ऊपर चला गया था और मेरे तथा अन्य प्रतिद्वंद्वियों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी। पहले ये संभव नहीं था, लेकिन अब ये संभव है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने देखा कि मेरे आसपास प्रतिभागियों की कई होलोवॉच बजती रहीं, मेरी भी बजती रही, लेकिन जिस बजने का मैं इंतजार कर रहा था वह नहीं आया। मेरा होलोवॉच इस समय अनेक प्रायोजनों से गुलजार है। संगठनों की ओर से आमंत्रण की पेशकश की गई है, लेकिन जिन आमंत्रणों की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वे नहीं आए। मुझे शीर्ष संगठन से एक भी मेल प्राप्त नहीं हुआ, यहां तक कि नियमित सदस्यता के लिए भी मेल नहीं आया, विशेष सदस्यता के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। सामान्य ज्ञान के अनुसार जैसे ही मैं शीर्ष 50 में आ जाऊंगा, मुझे शीर्ष 7 संगठन की कुलीन सदस्यता को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। पहले मुझे किसी भी संगठन का सदस्य बनने में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जब मुझे इसके लाभों के बारे में पता चला तो मैं उनका सदस्य बनने के लिए इच्छुक हो गया। एक बात जिसने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया वह था सुपर एलीट बनने का मौका। अन्य संगठनों में भी सुपर एलीट है, लेकिन उनकी संख्या और गुणवत्ता की तुलना शीर्ष 7 संगठनों से नहीं की जा सकती। मेरा सपना है कि मैं सुपर एलीट से अधिक शक्तिशाली बनूं, लेकिन सुपर एलीट से आगे निकलने के लिए मुझे पहले सुपर एलीट के खिलाफ मुकाबला करने की शक्ति हासिल करनी होगी। समय बीतता गया और जल्द ही आधा घंटा खत्म हो गया और प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी सीट पर काफी आराम से बैठा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना नाम देखा मैं उछल पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शीर्ष 25 राउंड में मुझसे ही मुकाबला होगा, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं ही हूं। मुझे ये मुकाबला जीतना है और अच्छा प्रदर्शन करना है। खासकर यदि मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा तो मैं उन 7 लोगों में शामिल हो सकता हूं जो अगले दौर से बाहर हो सकते हैं। चूंकि इस शीर्ष 25 राउंड के बाद 13 लोग बचेंगे, लेकिन शीर्ष 10 की भरपाई करने और इसकी कीमत को पुनर्जीवित करने के लिए केवल 10 लोगों के लिए ही जगह होगी। इसलिए जिन 6 लोगों का स्कोर सबसे कम होगा वे एक दूसरे से लड़ेंगे और 3 विजेताओं को शेष 7 शीर्ष प्रतिभागियों के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे शीर्ष 10 में 10 प्रतिभागी शामिल हो जाएंगे। मेरे प्रतिद्वंद्वी का पिछला रैंक शीर्ष 1000 के मूल्यांकन में 15 था। वह मेरी ही उम्र का है और शीर्ष 7 संगठन का अभिजात वर्ग है। उन्होंने अब तक 5 नाइट ग्रेड कौशल दिखाए हैं और उनका सबसे विशिष्ट कौशल उनकी गति प्रकार का कौशल है, जिसने उनकी बिजली जैसी क्षमता को बढ़ाया है। वह 25 लोगों में सबसे तेज प्रतिभागियों में से एक है। मैं उसकी जानकारी देखकर मुस्कुराया। चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरे फायर बोल्ट को चकमा देने में सक्षम हो। जैसे ही मैं उस क्षेत्र में पहुंचा, मैंने पाया कि वह पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा सिवाय मेरी ओर एक ऐसी नजर से देखने के जिसे मैं पहचान नहीं सका। जैसे ही मैं अखाड़े के केंद्र में पहुंचा, मैंने अपनी सभी कलाकृतियों को सक्रिय कर दिया तथा अपने शरीर को पूरी तरह से सुरक्षा परत से ढक लिया। टोंग! चिमटा बज उठा, जो युद्ध का संकेत था, और बिना प्रतीक्षा किए मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरी ओर आ गया। जैसे ही मन में उतार चढ़ाव फैला, मैंने देखा कि उसके पैर बिजली की चमक से ढके हुए थे और वह अपनी तितली तलवार के साथ मेरी ओर आ रहा था। वह सचमुच सबसे तेज दौड़ने वालों में से एक है। मैंने उसे अपनी ओर आते देख आश्चर्य से कहा। जॉर्ज की स्पीड, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत तेज है, उसकी तुलना में बहुत कम है, क्योंकि मेरे प्रतिद्वंद्वी की स्पीड उससे 30 से 40% अधिक है। उसे अपनी ओर आते देख मैंने आक्रमण कर दिया। एक क्षण की भी देरी से मैं ये युद्ध हार सकता था, विशेषकर ऐसे प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध जिसकी गति बहुत तेज हो। आग का हमला। मैंने एक साथ 6 फायर बोल्ट दागे। पिछली बार के विपरीत इस बार मैंने अपने फायर बोल्ट प्रतिद्वंद्वी के शरीर के किसी अन्य भाग पर नहीं दागे। यदि मैं ऐसा करता हूं, तो इसकी थोड़ी संभावना है कि वह समय रहते मेरी बोल्टों की गति और प्रतिक्रिया को देखकर उनसे बच सकेगा। इस बार मैंने 6 बोल्टों को इतनी दूर तक मारा कि उसके सभी निकास द्वार ढक गए। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, उसे मेरी कम से कम एक फायर बोल्ट जरूर लगेगी। जैसे ही उसे मुझ में उतार चढ़ाव का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपना रक्षात्मक कौशल सक्रिय कर लिया। जब बोल्ट ने मेरी तलवार छोड़ी, तब वह मुझसे केवल 2 मीटर की दूरी पर था। एक क्षण की भी देरी और उस तितली ब्लेड का हमला मेरे शरीर पर होता। जैसे ही मैंने बोल्ट छोड़ा, मैंने मैना का बहुत बड़ा घूंट पी लिया।
यह अब तक का सबसे बड़ा घूंट था, क्योंकि अगले कुछ हमलों में बहुत अधिक मैना खर्च हो जाएगा और मेरे पास मैना के लिए औषधि पीने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। मेरे हमले से बचने के इरादे से उसने जल्दी से अपनी दिशा बदल ली थी, लेकिन मेरी बोल्टों की तुलना में उसकी गति बहुत धीमी थी। चाहे वह कितना भी बचने की कोशिश करे, कम से कम 2 बोल्ट तो उसे लगेंगे ही। फुसपुच्ची, मैं सही हूं, लेकिन एक छोटी सी तलवार भी। आखिरी क्षण में वह उस बोल्ट से बच निकलता है जो उसकी कमर में घुसने वाला था, और बोल्ट केवल उसके कवच की रक्षात्मक परत को छूकर ही निकल पाता है। वह एक बोल्ट के मामले में तो भाग्यशाली रहा, लेकिन दूसरे बोल्ट के मामले में वह भाग्यशाली नहीं रहा, जो उसके कंधे की ओर बढ़ा था। जब ये कौशल की रक्षात्मक परत से टकराया, तो यह एक पल के लिए भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था। उनकी रक्षा कौशल स्पष्ट रूप से जॉर्ज से कमतर थी, जो क्षण भर के लिए बोल्ट को रोकने में सक्षम थे। कौशल की रक्षात्मक परत को भेदने के बाद बोल्ट ने उसके कवच की रक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसके कंधे में घुस गया। जैसे ही बोल्ट उसके कंधे में घुसा, उसके चेहरे पर भय की स्पष्ट झलक दिखाई दी और वह बिना प्रतीक्षा किए भाग गया। आग का हमला। मैंने फिर से हमला किया। उसने भागते समय गलती की। अगर वह अपना हमला जारी रखता तो मेरे कुछ बोल्ट उसे छेद देते, लेकिन उसका हमला भी मुझ पर हुआ और वह भी उसके हमले के कौशल के साथ इतनी करीब से। मेरी चोटें निश्चित रूप से उसकी तुलना में अधिक होती और भाग्यवश उसे दूसरा हमला करना पड़ता, तब वह मुझे मार डालता। यह मेरे लिए एक जोखिम भरा जुआ था, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि वह भाग गया। अब मैं आराम से एक ही स्थान पर हमला कर सकता हूं, जबकि वह मेरे हमले से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है। मेरे पास जो मैना है और मेरे मैना बोल्ट की मारक क्षमता है, उससे यह मैच 1 मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। आग, जय जयकार। मैं दर्शकों की जय जयकार का आनंद लेते हुए मैदान से बाहर चला जाता हूं, जबकि मेरा प्रतिद्वंद्वी शरीर में अनेक छेदों के साथ रिंग में लेटा हुआ है। उसे भागने को किसने कहा? यही सबसे बड़ी गलती थी जिसके कारण उसे 1 मिनट में ही हार का सामना करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मेरी लड़ाई इतनी अच्छी रही होगी कि मैं अगले राउंड को छोड़ सकूं और सीधे शीर्ष 10 में आ सकूं। मैंने ये सोचकर अपना सिर हिलाया। यह मेरा पहला मैच था, अभी 11 मैच और बाकी हैं, तभी मैं कह सकता हूं कि मेरा प्रदर्शन इतना अच्छा है कि मैं वह स्थान प्राप्त कर सकूं। जैसे ही मैं अपनी जगह पर बैठा, अगला मैच शुरू हो गया। मैंने उन्हें ध्यान से देखा क्योंकि मैं अपनी अगली लड़ाई में उनमें से एक से लड़ूंगा। जब मैंने अंततः प्रतिभागियों का तुरुप का पत्ता देखा तो मैं काफी चौंक गया। मुझे कहना होगा कि उनमें से कुछ द्वारा अपने अंतिम तुरुप के पत्ते खोल दिए जाने के बाद उनके बारे में मेरा प्रारंभिक आकलन पूरी तरह गलत साबित हुआ। वे मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें हराने का पूरा विश्वास है। एक एक करके सभी मैच समाप्त हो गए और अगले राउंड की सूची घोषित कर दी गई। जब मैंने देखा कि मेरा नाम सूची में नहीं है तो मेरे चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। मैं उन भाग्यशाली 7 लोगों में से एक हूं जो अगली फाइट नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक फाइट में अच्छे स्कोर के कारण मुझे सीधे शीर्ष 10 में प्रवेश मिल गया था। शीर्ष 10 में होने का मतलब है कि मेरे द्वारा पहने जा रहे सभी कलाकृतियां अब उधार नहीं हैं, वे अब मेरी हो गई हैं। इतना ही नहीं, मुझे अपने प्रशिक्षण केंद्र से एक नाइट ग्रेड कौशल और प्रतियोगिता से एक नाइट ग्रेड कलाकृति भी मिलेगी। मैं यह मान सकता हूं कि नगर परिषद कीमत के मामले में बहुत कंजूस रही है, खासकर हमारे जैसे विशेषज्ञ स्तर के लोगों के मामले में। शीर्ष 50 को अंतरिक्ष क्षेत्र में जाने के लिए सिर्फ एक टिकट और शीर्ष को सिर्फ एक नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट देने से सामान्य प्रायोजक भी इससे अधिक की पेशकश करते हैं। जल्द ही 6 मुकाबले समाप्त हो गए और शीर्ष 10 का फैसला हो गया। अगला राउंड थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आपका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा, इसका फैसला आप और आपकी किस्मत करेगी। चूंकि सभी 10 प्रतिभागियों को जार से गेंद लेनी है और जिन 2 लोगों के पास समान संख्या होगी उन्हें लड़ना होगा। शीर्ष 10 के मुकाबले शुरू होने से पहले अभी 1 घंटे का ब्रेक है। जिल का एक संदेश है जिसमें उसने मुझे बताया है कि वह एक निजी लाउंज कैफे में है। ये देखते हुए कि मेरे पास पर्याप्त समय है और मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी का इतना अध्ययन कर लिया है कि मैं उनके बारे में सब कुछ याद रख सकता हूं, मैंने उनसे मिलने का निर्णय लिया और इस अवसर का उपयोग करके उनसे तनाव सीमा को तोड़ने के बारे में पूछा। 2 मिनट में मैं कैफे में पहुंच गया और देखा कि जिल अकेले टेबल पर बैठी कॉफी पी रही थी। जो जिल मैं अभी देख रहा हूं वह 3 महीने पहले वाली से पूरी तरह अलग है। उसके शरीर पर मौजूद सारी अतिरिक्त चर्बी पूरी तरह से गायब हो गई है, जिससे वह दुबली पतली और सुंदर हो गई है, सारा और एलेन के समान। वह अब भी प्यारी लग रही थी, अपनी खूबसूरत बड़ी नीली आंखों के कारण।
तुम्हारी लड़ाइयाँ सचमुच अद्भुत थीं, जिल ने कहा और अपनी मेज पर वापस बैठने से पहले उसने मुझे गले लगा लिया। ठीक है, धन्यवाद, मैंने जवाब दिया और अपने लिए कुछ ऑर्डर किया। तुम्हारा भाई कैसा है? अभी भी जमीन पर ही है? मैंने पूछा। दोनों भाई बहन 3 महीने पहले अंतरिक्ष क्षेत्र की घटना के कारण जमीन पर ही थे। जब वह 1 सप्ताह पहले मुझसे मिली थी तो उसने मुझसे कहा था कि उन्हें अपनी सजा से मुक्त होने का मौका मिलेगा क्योंकि उन दोनों ने पर्याप्त प्रगति कर ली है। नहीं, आंटी अभी भी संतुष्ट नहीं है। मेरा भाई 1 या 2 सप्ताह में मुक्त हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ महीनों तक और प्रशिक्षण जारी रखना होगा क्योंकि आंटी को लगता है कि मैं अभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं हूं कि सुपर एलीट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास कर सकूं। जिल ने शिकायती लहजे में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर इस बात के प्रति उदासीनता दिख रही थी। मैं ये सुनकर स्तब्ध हूं, जो कुछ मैंने यहाँ वहां से जाना है। मैं जानता हूं कि सुपर एलीट प्रशिक्षण में केवल 3 महीने का प्रशिक्षण होता है और इसका 90% हिस्सा लोगों को सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की अधिकतम क्षमताएं बनाने के लिए प्रेरित करने से अधिक कुछ नहीं होता है। यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। बड़ा रहस्य है सुपर एलीट प्रशिक्षण का शेष 10%, क्योंकि यही उन्हें सुपर एलीट बनाता है। केवल उच्च स्तरीय संगठन और अनुभवी लोग ही इसके बारे में जानते हैं। जहां तक जिल ने जो कहा, उसका मतलब है कि उसके पास सुपर एलीट प्रशिक्षण पास करने का मौका था, जो बहुत दुर्लभ है। अधिकांश लोग सुपर एलीट प्रशिक्षण पास नहीं कर पाते। इसे पास करने का मतलब है प्रशिक्षण के दौरान ही सुपर एलीट बन जाना। यहां तक कि उसका भाई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। वह केवल एक पूर्ण सुपर एलीट बनने में सक्षम था जब उसने मेरे द्वारा दी गई रहस्यमय दवा का एक टुकड़ा खाया और कुछ अंतिम शर्त पूरी करने में सक्षम हो गया, जिसके कारण वह सुपर एलीट बन गया। लेकिन जिल जो कह रही है कि उसके पास प्रशिक्षण में सुपर एलीट बनने का मौका है और यह वास्तव में कुछ है। कड़ी मेहनत जारी रखो, मैंने कहा और फिर उस विषय पर कुछ नहीं पूछा। हम कुछ हल्के विषयों पर बात करते हैं, इससे पहले कि मुझे वह महत्वपूर्ण प्रश्न याद आ जाए जो मुझे उससे पूछना है। तो अब जब मैं अंततः स्तर ऊपर पहुंच गया हूं, तो क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि तनाव की सीमा को कैसे तोड़ा जाए? मैंने पूछा। मेरी आवाज में भारी प्रत्याशा सुनी जा सकती थी। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने आह भरने से पहले चम्मच वापस उसकी प्लेट में रख दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रतियोगिता के बाद आपको ये बताना पसंद करती, लेकिन अब जब आपने पूछा है तो मैं आपको यही बता सकती हूँ। इस रहस्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य शामिल होंगी जिससे ये श्रृंखला बन सके। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि तनाव सीमा को वास्तव में रक्तरेखा सीमा कहा जाता है और स्तर ऊपर होने पर जो सीमा अनुभव होती है वह झूठी सीमा है। मैं चौंका और सशंकित हुआ। चौंका इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार ब्लडलाइन शब्द सुना था और सशंकित इसलिए क्योंकि उसने कहा कि स्तर की सीमा वास्तविक सीमा नहीं है, झूठी सीमा। मैंने उससे अपना संदेह दूर करने के लिए कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि राक्षस की पहली रक्तरेखा सीमा एक झूठी सीमा है। केवल कुछ चरणों के बाद ही कोई वास्तविक सीमा का अनुभव कर सकता है। ये वह सीमा है जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मैं उसे देखने के लिए समझ सकता हूं, वह शायद कह रही है कि मैं सिर्फ एक बेहतर राक्षस नहीं ले सकता था। मंच पर उच्च तनाव वाला एक राक्षस जो एशलिन ठीक होता, क्योंकि शारीरिक स्तर पर मैं तब तक अपने दूसरे राक्षस के साथ बंधन में सक्षम हो जाता। मैंने उससे मुस्कुराकर कहा, सच्ची सीमा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक मैं इस झूठी सीमा को तोड़ने में सक्षम हूं, मैं कॉर्पोरल स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरा मुख्य ध्यान एशलिन के तनाव पर इस झूठी सीमा को तोड़ने पर होना चाहिए। इस झूठी सीमा को तोड़ने के लिए आपको एक बहुत गहरा शरीर बनाना होगा, जहां आपकी मृत्यु उसकी मृत्यु है और उसकी मृत्यु आपकी मृत्यु है, और आपको अपने राक्षस के साथ मिलकर एक ऐसे खतरे पर विजय प्राप्त करनी होगी जिसमें आपके बचने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा, उसका वर्णन सही नहीं है, लेकिन मुझे इसका सार समझ में आ गया। यही कारण है कि संभवतः अधिकांश लोग उस राक्षस के साथ जुड़ जाते हैं जिसमें शारीरिक स्तर पर तनाव होता है। केवल हमारे जैसे दूरदराज के शहर में ही लोग निम्न स्तर के मंत्रियों के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई आकांक्षा नहीं होती। बाद में जिल ने अपने पिता से प्राप्त संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया, जिसे उन्होंने गर्व के साथ वेस्टब्लिड के सबसे जानकार व्यक्तियों में से एक बताया। जहां तक जिल ने जो कहा वह सरल है, एशलिन, मुझे मौत के दरवाजे पर चलना है, एक असंभव खतरा जिसे हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और उस स्थिति में सीमा को तोड़ने की कोशिश करनी है क्योंकि केवल चरम जीवन और मृत्यु में ही कोई सीमा को तोड़ सकता है।
एक आसान तरीका है जिससे आप खुद को ऐसी परेशानियों से बचा सकते हैं और आराम से अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। जिल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं कि पहले तरीके में बहुत अधिक संभावना थी। अगर ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं खुद को मरने से बचा सकूं तो मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी, चाहे वह तरीका कितना भी महंगा क्यों ना हो। यह क्या है? मैंने जल्दी से पूछा, अपनी आवाज को रोक नहीं सका। एक चमत्कारी फल खाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन जल्द ही हंसने लगी। मजाक मत करो, मैंने झुंझलाहट के साथ कहा और खुद को बहुत उत्साहित होने के लिए डांटा। यह कोई मजाक नहीं है। चमत्कारी फल वास्तव में झूठी सीमा को तोड़ने में मदद करता है, हालांकि वास्तविक रक्त रेखा की सीमा को तोड़ना पूरी तरह से अलग मामला है। जिल ने मजाक की पुष्टि करते हुए कहा कि वह मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। पहले तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन जल्द ही एशलिन की मदद से मेरे लिए चमत्कारी फल खाना संभव हो गया। दूसरों के लिए चमत्कारी फल का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एशलिन की मदद से मेरे पास थोड़ा सा मौका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गणतंत्र में चमत्कारी फल पा सकूंगा। चमत्कारी फल उगाने के लिए वातावरण पर्याप्त रूप से उपयुक्त नहीं है। केवल अंतरिक्ष क्षेत्र जहां घने मन निकास है, केवल ऐसी जगह ही चमत्कार पैदा कर सकती है, और वर्तमान में केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में मैं मिनवा अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं जो 14 महीनों में खुल जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे पास इसे कठिन तरीके से करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ और मिनट बात करने के बाद मैं कुछ मिनटों में फिर से शुरू करने के लिए एक प्रतियोगिता के रूप में प्रतिभागी क्षेत्र में चला गया। माइकल को पता नहीं था कि कब वह जिल को छोड़कर कैफे के कोने में चला गया और 30 के दशक की खूबसूरत महिलाओं के बगल में बैठ गया। ये महिलाएं इतनी खूबसूरत हैं कि शहरों को भी पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति उनसे बात करना पसंद नहीं करता। वे किसी कारणवश उसकी मेज से बचने के लिए इधर उधर भागते रहते थे। तो आंटी, आप मेरे दोस्त के बारे में क्या सोचती हैं? जिल ने खूबसूरत महिलाओं से उत्साह से पूछा। जिल ने अपनी चाची से पूछा कि वह कुछ समय के लिए माइकल को अपने संगठन में लाना चाहती थी क्योंकि वह उसमें संभावनाएं देखती थी, लेकिन उसे अब तक मौका नहीं मिला था। उनका संगठन अन्य संगठनों से थोड़ा अलग है। यह एक तटस्थ संगठन है जो हमेशा अन्य संगठनों के सत्ता संघर्ष से दूर रहता है। उनके संगठन की भर्ती की प्रक्रिया दूसरों की तुलना में थोड़ी अलग है। यही कारण है कि उनके पास बहुत कम संख्या है। उनकी संख्या छाया बदमाशों से भी कम है, जिनकी संख्या किसी भी अन्य संगठन की तुलना में न्यूनतम है। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, वो हमारे संगठन के लिए बहुत उपयुक्त होता, लेकिन दुख की बात है कि उसका कोई भविष्य नहीं है, उसकी चाची ने आह भरते हुए कहा। यह सुनकर जिल को आश्चर्य हुआ। यह माइकल की क्षमता ही थी जिसने उसे अपने संगठन में भर्ती करना चाहा, अन्यथा चाहे वह कितना भी अच्छा दोस्त क्यों न हो, वह अपनी चाची को माइकल का प्रदर्शन देखने के लिए यहां आने के लिए मजबूर नहीं करती। उसे सातों संगठनों से कोई निमंत्रण नहीं मिला है ना? उसकी चाची ने कहा। मैं ये सुनकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि माइकल भी इस बात पर दुख व्यक्त कर रहे थे कि उन्हें शीर्ष 7 संगठनों से निमंत्रण नहीं मिला। कारण क्या है? मैंने पूछा। माइकल में अपार संभावनाएं हैं, उसमें एकमात्र कमी उसका वह राक्षस है। जब तक वह झूठी सीमा को पार कर लेता है जिस पर उसे पूरा भरोसा था, वह किसी अन्य राक्षस के साथ संबंध बना सकता है जिसका रक्तवंश उच्च स्तर का हो। अब जब मेरी चाची कह रही है कि उसमें कोई क्षमता नहीं थी और वह भर्ती के लायक नहीं था, तो ये बात मुझे सचमुच हैरान कर गई। फैट मॉन्स्टर सिंड्रोम, मेरी चाची ने कहा। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मेरा शरीर जोर से कांप उठा। ये शब्द किसी के भी दिल में भय पैदा कर सकते हैं। जो लोग इस सिंड्रोम में फंस गए हैं वे बहुत बदकिस्मत हैं, खासकर वे जो कम तनाव वाले राक्षस हैं। मुझे फैट मॉन्स्टर सिंड्रोम का तकनीकी नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह ऐसा सिंड्रोम नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है, बल्कि यह एक ऐसा सिंड्रोम है जो किसी मॉन्स्टर के साथ संबंध बनाने के बाद होता है। सामान्यतः बंधन से पहले मानव के पास मानसिक स्थान का एक बॉक्स होता था जिसे राक्षस द्वारा बंधने के बाद ले लिया जाता था। कॉर्पोरल चरण के एक स्तर के बाद एक अन्य स्थान का निर्माण होता है जिसमें एक अन्य राक्षस को रखा जा सकता है। सामान्यतः लोग कॉर्पोरल अवस्था तक पहुंचने के तुरंत बाद राक्षस के साथ नहीं जुड़ पाते, क्योंकि मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती है और व्यक्ति की प्रगति पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कॉर्पोरल अवस्था के साथ जुड़ सकता है। जहां तक वसा राक्षस सिंड्रोम का प्रश्न है तो वह ये है कि जिस पहले राक्षस से आपने संबंध बनाया था वह दूसरे स्थान पर भी कब्जा कर लेगा। किसी अन्य राक्षस के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया।
यह न केवल कॉर्पोरल स्तर पर खुलने वाले दूसरे स्थान पर है, बल्कि यह लेफ्टिनेंट स्तर, कर्नल ग्रेड आदि पर खुलने वाले स्थान पर भी है। एक बार स्थान भर जाने पर, राक्षस के मरने पर भी उसे वापस लौटाया जा सकता है। बंधन से पहले कोई नहीं जान सकता कि राक्षस एक मोटा राक्षस होगा जो सारी जगह ले लेगा। इसके अलावा इस स्थिति को लेफ्टिनेंट स्टेज या उससे ऊपर के पावरहाउस द्वारा भी महसूस किया जाता है। माइकल का भविष्य वास्तव में एक मोटे राक्षस के साथ बंधन में बंधने के लिए अंधकार में है और जिसमें निम्न स्तर का रक्तवंश है। मोटा राक्षस ठीक होता यदि राक्षस का रक्तवंश कॉर्पोरल स्तर का होता। माइकल का भविष्य तब भी अंधकार में होता, लेकिन अपने निम्न स्तर के राक्षस के साथ उसका भविष्य वास्तव में अंधकार में है। थोड़ी मेहनत और किस्मत से वह अपनी झूठी सीमा को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन असली सीमा को तोड़ना लगभग असंभव है। मैंने अब तक ये नहीं सुना था कि किसी ने अपने राक्षस वंश की वास्तविक सीमा को तोड़ा हो। गलत राक्षसी विकल्प के कारण संभावनाओं की ऐसी बर्बादी। अंडरस्कोर। प्रतियोगिता पुनः शुरू हो गई थी और सभी 10 प्रतिभागी ड्रॉ के लिए मंच पर गए। रक्त रेखा सीमा के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मंच के मध्य में रखे काले जार पर था। 6 लोग पहले ही अपना ड्रॉ निकाल चुके हैं और अब मेरी बारी है। गुड़, मैंने अपना हाथ अपारदर्शी काले जार में डाला और पहली गेंद को बाहर निकाला जो मेरे हाथ में लगी। मैं गेंद को जार से बाहर निकालते समय अच्छे प्रतिद्वंद्वी की कामना करता रहा। नंबर 3। जब मैंने ये संख्या देखी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। एली कूपर, वो मेरी प्रतिद्वंद्वी होंगी क्योंकि स्क्रीन पर हम दोनों के नाम दिखाए गए हैं। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई, मैंने पाया कि वह भी मेरी ओर देख रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नजरें फेर लीं। मुझे हराने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और सबसे अच्छा समय लड़ाई की शुरुआत होगी। यदि मेरा फायरबोल्ट पहले 3 सेकंड में उसके महत्वपूर्ण भागों को नष्ट कर देगा, तभी मेरे पास लड़ाई जीतने का मौका होगा। इसके तुरंत बाद सभी अपनी बारी आने पर अपनी सीट पर लौट गए, सिवाय उन 2 लोगों के जिन्हें ड्रॉ में नंबर 1 मिला था। पहला मैच परफेक्ट स्कोरर हरमन और रेनॉल्ड के बीच होगा, जिन्होंने पिछले राउंड में मैच जीतकर शीर्ष 10 में प्रवेश किया है। यह मैच उतना दिलचस्प नहीं था क्योंकि रेनॉल्ड वास्तव में हरमन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बमुश्किल 1 मिनट तक जीवित रहने के बाद हरमन की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। जो दूसरी लड़ाई शुरू हुई वह प्रतियोगिता में सबसे अच्छी लड़ाइयों में से एक बन गई। यह मैग्नस बनाम रिचर्ड परफेक्ट स्कोरर है। अधिकांश लोग रिचर्ड के परफेक्ट स्कोरर होने को देखते हुए उसके विजेता होने पर दांव लगा रहे थे, लेकिन वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ये दर्शकों की इच्छा के अनुसार चलने लगा। रिचर्ड ने मैग्नस की हर हरकत को दबाना शुरू कर दिया, यहां तक कि मैग्नस को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं दिया। मैंने सोचा था कि मैग्नस 1 या 2 मिनट में लड़ाई हार जाएगा, लेकिन अचानक मैग्नस की शक्ति बढ़ गई और लड़ाई का रुख बदल गया। अब रिचर्ड को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। न केवल रिचर्ड हमला करने में सक्षम था, बल्कि उसे चोटें भी लग रही थीं और 5 मिनट में मैग्नस ने उसे मंच से नीचे फेंक दिया। ये मुकाबला सचमुच अद्भुत था, प्रतियोगिता का अब तक का सबसे अच्छा मुकाबला था, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि यह मेरे लिए लड़ने का समय था। जब तक मेरा फायरबोल्ट उसके महत्वपूर्ण स्थानों पर लगता रहेगा, तब तक मैं विजेता हूं। जिल ने पहले कहा था कि प्रतियोगिता में किसी के पास ऐसा रक्षा कौशल नहीं था जो मेरे फायरबोल्ट को रोक सके। इसलिए मेरी सबसे अच्छी रणनीति यह होगी कि वह मुझ पर हमला करने से पहले ही मैं उसके सिर और छाती पर हमला कर दूं। जल्द ही मैं और एली उस क्षेत्र के केंद्र में खड़े हो गए और अपनी कलाकृतियों को सक्रिय कर दिया। एली का हथियार थोड़ा असामान्य है, तलवार, कृपाण, भाला आदि जैसे सामान्य हथियारों की तरह वह अपने हथियार के रूप में कोड़े का इस्तेमाल करती थी। मैंने इसे कम करके नहीं आंका, क्योंकि यह अपरंपरागत है तथा कई लोगों को इससे बुरी तरह से पराजित होते देखा है। टोंग, चिमटा बजा और बिना इंतजार किए मैंने पूरी ताकत से तलवार घुमाना शुरू कर दिया और हमला शुरू करने के लिए अपनी तलवार घुमा ली। फायर स्ट्राइक। मैं अपने फायर स्ट्राइक को सक्रिय करने के आधे रास्ते पर था। इसे शुरू होने में कुछ सेकंड का समय लगा जब मैंने पाया कि कुछ काला मेरे पास आ रहा है और अगले ही पल उसने मेरी गर्दन को बहुत कसकर पकड़ लिया, जिससे मेरे कौशल का सक्रियण टूट गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने अपनी गर्दन पर भारी दबाव महसूस किया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने पाया कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। धप! मैं अपनी गति को रोकने के लिए आसमानी सीढ़ियों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं जोर से मैदान से बाहर गिर गया। अभी क्या हुआ?
मैंने अपने आप से पूछा और हतप्रभ होकर प्रतिभागी क्षेत्र में अपनी सीट पर वापस चला गया। लड़ाई एक पल में खत्म हो गई और मुझे अभी भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। जब मैंने अपनी लड़ाई को होलोवॉच पर धीमी गति में देखा तभी मुझे समझ आया कि अखाड़े में क्या हुआ था। ऐसा हुआ कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हम दोनों ने अपने कौशल सक्रिय कर दिए। उसका कौशल तेजी से सक्रिय हो गया। उसका कौशल दुर्लभ सहायक प्रकार का था जो उसके चाबुक के साथ विलीन हो गया, जिससे वह तेज और मजबूत हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कोड़े ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे अखाड़े से बाहर फेंक दिया। ये वास्तव में अपमानजनक है। हालांकि मुझे एली के प्रति कोई गुस्सा नहीं था क्योंकि उसने लड़ाई जीतने के लिए वही किया जो उसे करना था, लेकिन फिर भी मुझे इतना कमजोर होने के कारण अपमानित महसूस हुआ कि मैं हारने से पहले एक भी हमला नहीं कर सका। प्रतियोगिता धुंधली सी गुजर गई क्योंकि मैं मुकाबलों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना उन्हें देख रहा था। जब मैं पूरी तरह से अपने होश में आया तो मैंने पाया कि अंतिम लड़ाई मैगस और एली के बीच लड़ी जा रही है। उनका मुकाबला वास्तव में फाइनल के साथ न्यायपूर्ण रहा और यह मुकाबला 55 मिनट तक चला, जिसमें मैग्नस मामूली अंतर से विजेता रहे। मैं अंत तक रुकी रही और मुझे अपना इनाम मिला, और जब मैं अपने नए प्रशंसकों की काफी कठिनाई के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आई तो मैंने पाया कि प्रशिक्षण केंद्र की वही महिला मेरे दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। ये सामग्री FREWEBNOWELL.com से ली गई है। नए नॉवल अध्याय FREWEBNOWELL.com पर प्रकाशित किए गए हैं। यह अध्याय FREWEBNOWELL.com द्वारा अद्यतन किया गया है। वर्तमान उपन्यासों को फ्रे ए वेब नॉवल पर फॉलो करें। यह अध्याय FREWEBNOWELL.com द्वारा अपडेट किया गया है। O50 हिंदी अध्याय 246 14 महीने बाद। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। पुची। मेरी तलवार शीर्ष स्तर के कॉर्पोरल स्टेज राक्षस की आंख में घुस गई। मैं 10 मिनट से उससे लड़ रहा था और अब जाकर मैं उसे मार पाया। इस बार उससे लड़ते हुए मैंने किसी कौशल या क्षमता का उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल अपनी शारीरिक शक्ति से उसे मार डाला। यह मेरे लिए भी काफी सराहनीय उपलब्धि है। वेस्टब्लेड प्रतियोगिता समाप्त हुए 14 महीने हो चुके हैं, लेकिन सतह पर मेरी ताकत में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मैं अभी भी कॉर्पोरल चरण के चरम पर हूं। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे फैट मॉन्स्टर सिंड्रोम के बारे में पता चला। प्रतियोगिता के बाद से ही मैंने पाया कि जिल थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है। अंततः 5 महीने पहले मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और मैंने पूछ ही लिया कि आखिर उसे क्या हो गया है। तभी मुझे फैट मॉन्स्टर सिंड्रोम के बारे में पता चला। मैंने ये सुनने के बाद ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उस समय मेरा पहला काम झूठी सीमा को तोड़ना और स्तर ऊपर करना था। यहां तक कि अब भी मुझे मोटापे के राक्षस सिंड्रोम की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी झूठी सीमा को तोड़ने में लगा हुआ हूं। जब जिल ने मुझे सीमा तोड़ने का तरीका बताया तो मैंने सोचा कि यह खतरनाक होगा, लेकिन मैं इसे 6 महीने के भीतर करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन अब 14 महीने बीत चुके हैं और मैं अभी भी कॉर्पोरल स्तर के चरम पर हूं। अभी अभी मैंने जिस राक्षस को मारा है वह ज्वलंत बैल की उप प्रजातियों में से एक है। अपने क्रोध के अलावा यह स्वादिष्ट होने के लिए भी जाना जाता है। मैं पूरी दोपहर उसे खोजता रहा और केवल 15 मिनट पहले ही मैं उसे ढूंढ पाया। मैंने शाम को इसके मांस से एक व्यंजन बनाने की योजना बनाई थी। 5 दिन हो गए हैं। मैं आराम करने के लिए अपने गृहनगर लौट आया हूं क्योंकि एक सप्ताह बाद मिनवा क्षेत्र खुल जाएगा और मैं इसके अंदर जाने की योजना बना रहा हूं, भले ही यह विशेषज्ञ ग्रेड के लिए खतरनाक हो। अब मिनवा क्षेत्र ही मेरा एकमात्र विकल्प है। इसमें मेरे लिए स्तर बढ़ाने के दोनों रास्ते मौजूद हैं। इसमें पर्याप्त खतरा है जो मुझे सीमा तोड़ने में मदद कर सकता है, और इसमें इतना सघन मन भी है कि यह चमत्कारिक फल उत्पन्न कर सके। पिछले वर्ष में मैंने सीमा तोड़ने की पूरी कोशिश की है। मैं मास्टर स्टेज राक्षस के खिलाफ भी गया हूं और बड़ी मुश्किल से बच पाया हूं। मैंने जितने भी तरीके सोचे उन सभी को आजमाया। कुछ तो बिल्कुल पागलपन भरे थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद मैं सीमा को तोड़ने में सक्षम नहीं था। इस प्रक्रिया में मैंने हजारों राक्षसों को मार डाला है और उनमें से अधिकांश या तो शीर्ष कॉर्पोरल या सार्जेंट स्तर के राक्षसों को मार डाला है। मेरे अंदर एक जुनून सा बन गया था जो कभी कभी मुझे पागल कर देता था। मुझसे वे काम करवाता था जो मैं शांत मन से करता। इससे भी बदतर बात यह थी कि मेरे सभी दोस्त कॉर्पोरल अवस्था के शिखर पर पहुंच गए थे। यहां तक कि रॉन, जिसे मैंने स्नातक होने के बाद से केवल एक बार देखा था, अप्रत्याशित रूप से कॉर्पोरल स्तर के शिखर पर पहुंच गया था।
जबकि मैं अभी भी विशेषज्ञ स्तर पर अटका हुआ हूं, मैं अपना स्तर ऊपर उठाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं अपना सिर ऊंचा रख सकूं और उनके बराबर चल सकूं। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने राक्षस की खाल उतारनी शुरू कर दी। freewebnovel.com। धब मैंने बेकार राक्षस के हिस्सों को जलाने के लिए आग का गोला छोड़ा और शहर की ओर वापस भागना शुरू कर दिया। चबा चबा शाखा पर बैठी एशलिन भी मुझे शहर की ओर भागते देख मेरे पीछे आ गई। मेरे शहर के आसपास का राक्षस वास्तव में कमजोर था। कॉर्पोरल स्तर के राक्षस के लिए मुझे थोड़ा गहराई में प्रवेश करना पड़ा। मेरी वर्तमान गति से मुझे शहर तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। मैं शाम तक घर लौट पाऊंगा। वापसी के रास्ते में कॉर्पोरल स्टेज से अधिक कोई भी राक्षस मेरे करीब आने या मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। खैर, सीमा को तोड़ने के अपने पागलपन भरे जुनून में मैंने इतने सारे राक्षसों को मार डाला है कि मेरे अंदर एक प्रकार का खतरनाक आभामंडल विकसित हो गया है जो राक्षसों को दूर रखता है। इतना ही नहीं, मैंने स्तर बढ़ाने के अलावा सभी क्षेत्रों में सुधार किया है। मेरी लड़ने की शैली मेरे सभी दोस्तों में सर्वश्रेष्ठ है, जिनमें जिल भी शामिल है, जो बिना किसी आश्चर्य के सुपर एलीट बन गई थी। मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 2 और मुहरें बनाई हैं और यहां तक कि राक्षसों को मारने से अर्जित धन से एक बहुत अच्छा नाइट ग्रेड स्पीड प्रकार का कौशल भी लाया हूं। मेरे सभी पहलुओं में सुधार हुआ, सिवाय उस स्तर को छोड़कर जिसे मैं बहुत चाहता था। 2 घंटे तक दौड़ने के बाद मुझे शहर की दीवार की धुंधली रूपरेखा दिखाई दी और 5 मिनट बाद मैं शहर में प्रवेश कर गया। शहर की दीवार से 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं अपने घर पहुंचा। क्लिक। मैं सामने के दरवाजे से घर में प्रवेश करती हूं और देखती हूं कि एक बहुत ही प्यारा बच्चा ब्लॉकों के साथ खेल रहा है। भैया, उसने उत्साह से प्यारे बच्चे जैसी आवाज में कहा और अस्थिर कदमों से मेरी ओर दौड़ी। इससे पहले कि वह उत्तेजना में जमीन पर गिरकर घायल हो जाती, मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अपने भाई को कुछ चुंबन दो एलिस, मैंने कहा और मेरी गोद में मौजूद बच्चे ने मेरे गालों पर चुंबनों की बौछार कर दी। मेरी गोद में जो प्यारा बच्चा है वह मेरी बहन एलिस है, जिसका जन्म 1 साल पहले हुआ था। हमने कल ही उसका 1 साल का जन्मदिन मनाया। भाई मिठाई, एलिस ने मुझे चूमने के बाद अपने छोटे बच्चे की आवाज में बड़े प्यार से कहा। मेरी प्यारी छोटी बहन के लिए कुछ भी, मैंने कहा और अपनी जेब से उसे जेली बीन्स का एक छोटा पैकेट दिया। उसके गाल पहले से ही फूले हुए थे और भी अधिक फूल गए जब वह मेरी बाहों में ही जेली बीन्स चबाने लगी। माइकल उसे लगातार नाश्ता नहीं देता, मेरी माँ ने कहा जब वह दूध की बोतल लेकर आए। ठीक है माँ, मैंने कहा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि मेरा ऐसा कहने का जरा भी इरादा नहीं था। हम दोनों जानते हैं कि मैंने अपनी बहन को शायद ही कभी मना किया हो। जब भी उसने मिठाई मांगी मैंने उसे दे दी, खासकर जब बात खाने की आती है। यही कारण है कि मेरे पास उसके पसंदीदा भोजन के दर्जनों पैकेट हैं। उसे कुछ चुंबन देने के बाद मैंने अपनी छोटी सी खुशी को नीचे रखा और फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं फ्रेश होकर वापस आया तो मैंने देखा कि एलिस एशलिन के साथ खेल रही है। एशलिन को अन्य लोग ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन वह मेरी बहन को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वह एलिस को अपने आलिंगन में सुलगने देती थी और जब उसका दम घुटता था तो वह अपने माता पिता की तरह भाग नहीं जाती थी। ये देखकर कि अंधेरा होने लगा है, मैंने रसोई की मेज पर कुछ अनावश्यक सामग्री उतार दी और खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ महीने पहले अपने तनाव और हताशा को दूर करने के लिए मैंने साप्ताहिक खाना पकाने की कक्षा लेना शुरू किया और पता चला कि मैं इसमें काफी अच्छी हूँ। खाना पकाने के प्रशिक्षक ने भी मेरी प्रशंसा की और कहा कि अगर मैं साहसिक कार्यों से सेवानिवृत्त हो जाऊं तो मुझे शेफ बनना चाहिए। क्या आपको कोई मदद चाहिए? मैंने अपने पीछे से अपने पिता की आवाज सुनी। नहीं, सब हो गया है, मैंने खाना बनाते समय कहा। मेरे पिता ने सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गए और अपनी होलोवॉच से कुछ पढ़ने लगे। पूरे वर्ष में सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे पिता में हुआ। अपने अनुसंधान के प्रति कट्टर होने के कारण वह मेरी कल्पना से परे चला गया और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास प्रसारित कर रहा है। यहाँ तक कि मेरी प्रगति जो मेरे स्तर के अनुसार काफी अच्छी थी, उसके सामने काफी छोटी लग रही थी क्योंकि मैंने वह जादुई रेखा पार कर ली थी जिससे बहुत से लोग हैरान रह गए थे। उसने 10 मुहरें बनाई और उन्हें पार कर लिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। 10वीं मुहर बनाना कोई आसान काम नहीं है। 8 मुहरें बनाने के बाद व्यक्ति को दर्द सहित किसी तरह का प्रतिरोध महसूस होने लगता है। यही कारण है कि 9 महीने पहले अपनी 8वीं मुहर बनाने के बाद अब मैं 9वीं मुहर बनाने के दूसरे चरण में फंस गया हूँ। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के लिए मैं चाहे जितना भी रक्त संचार करने का प्रयास करूं,
जब भी मैं व्यायाम करता हूँ तो मुझे भीषण प्रतिरोध महसूस होता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है दर्द और भी अधिक तीव्र होता जाता है, जिसे मैं उसके बाद जारी नहीं रख सकता। मेरे पिता ने कहा कि यह प्रतिरोध एक प्राकृतिक बाधा है और जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है उनके लिए यह प्रतिरोध और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि हमारी मन शिराएं अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थीं और अविकसित मन शिराओं में मन का संचार करना सामान्य से अधिक कठिन था, लेकिन ये भी कि जब कोई 20 से कम 10वीं मुहर बनाने में सक्षम होता है तो उसे वयस्कों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है। 10वीं मुहर बनाने के बाद सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की सभी मुहरें परिवर्तन से गुजरती हैं और उनसे निर्माता को बहुत लाभ होता है। मेरे पिता इसका स्पष्ट उदाहरण है। फिर 10वीं मुहर ने उसके शरीर में स्पष्ट परिवर्तन ला दिया। न केवल वह पहले की तुलना में बहुत जवान दिखने लगा, बल्कि वह बहुत अधिक मजबूत भी हो गया। शारीरिक शक्ति के मामले में मेरे पिता मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पिता को लड़ाई झगड़े में कोई रुचि नहीं है और उन्होंने ये सब अपने शोध के लिए किया। उन्होंने पिछवाड़े में बने शेड को अपनी प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित कर लिया था, जहां वे प्रतिदिन युद्ध अभ्यास कर सकते थे और शेड में पड़ी दर्जनों मशीनों से आंकड़े एकत्र कर सकते थे। खाना तैयार है, मैंने चिल्लाकर कहा और सबके लिए मेज सजाना शुरू कर दिया। क्या दावत है? एक और दावत ने उत्साह से कहा जब वह अपनी बाहों में जीवित को पकड़े हुए आए। मैं हर महीने घर आती हूँ, खासकर मेरी प्यारी बहन के जन्म के बाद से 1 सप्ताह के लिए। इसलिए जब से मैंने खाना पकाने की कक्षाएं ली हैं, तब से मैं जब भी घर आती हूँ हमेशा खाना बनाती हूँ। मैं अधिकांश समय वेस्टब्लड से खाना पकाने की सामग्री लाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें खोजकर भी लाता हूँ, जैसा कि आज हुआ। ये हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। चबाओ चबाओ। मेरी माँ और एशलिन ने खाना शुरू करते ही इसकी तारीफ की। सभी लोग भोजन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सिवाय मेरी छोटी बहन के। वह अपने भोजन के साथ खेल रही है और केवल तभी खाती है जब माँ उसे देखती है। तुम्हारा विशेष प्रशिक्षण कितने समय तक चलता है? मेरे पिता ने भोजन का निवाला लेते हुए पूछा। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरा फर्जी संगठन मुझे अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज रहा है। मैं उन्हें यह नहीं बता सकता कि मैं मिनवा क्षेत्र जा रहा हूं। उनके होलोवॉच पर एक साधारण खोज से उन्हें पता चल जाएगा कि मिनवा क्षेत्र कितना खतरनाक है। मुझे अपने माता पिता से झूठ बोलना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना सच बोलने से बेहतर होता है। 1 महीने से थोड़ा अधिक, मैंने उत्तर दिया। मिनवा क्षेत्र के खुलने का समय निश्चित नहीं है, कभी कभी यह 20 दिनों के लिए खुलता है, कभी 30 और 35 दिनों के लिए। मुझे इसका निश्चित उत्तर केवल उद्घाटन के दिन ही पता चलेगा, जो 1 सप्ताह बाद है। भाई जा रहा है, एलिस ने अपनी नन्ही सी भाषा में कहा। उसके गाल फूले हुए लाल थे और उसकी आंखों में हल्का सा पानी दिखाई दे रहा था। यदि अगले ही पल मैंने उसे शांत करने के लिए कुछ अच्छा नहीं कहा, तो मैंने उसे रोते हुए सुना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी प्यारी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा और प्यार से उसके गालों पर चुटकी काटी। उसके गाल सामान्य हो गए और उसने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि माँ उसकी ओर देख रही है। रात्रि भोजन का बाकी समय अच्छा रहा, क्योंकि हमने एलिस के सामने छोड़ने जैसे गंभीर विषय पर बात नहीं की। हर बार जब मैं मिलने आता हूं तो एलिस बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जाते समय वह एक दुर्स्वप्न जैसा होता है। जब वह मुझे जाते हुए देखती है तो हमेशा रोती है और उस समय उसे चुप कराना बहुत कठिन काम है। रात के खाने के बाद मैं एलिस के साथ कुछ देर तक खेलता रहा, फिर उसे नींद आने लगी और माँ उसे सुलाने के लिए उसके पालने में ले गई। आपका शोध कैसा चल रहा है? मैंने अपने पिता से पूछा। ये बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आधे साल में प्रारंभिक परीक्षा पूरी कर लूंगा, मेरे पिता ने कहा। फ्रे ए वेब नॉवल कॉम। यह अच्छी बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पिता की शोध गति अपेक्षा से अधिक तेज है और यदि उच्च अधिकारी इतने मूर्ख नहीं हैं तो उन्हें 6 महीने में ग्रेड 2 डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। यह एकमात्र प्रारंभिक शोध है तथा वह इस पर और अधिक काम करना चाहते हैं। मैंने 1 महीने पहले ही अपने माता पिता के खाते में $10 मिलियन जमा करा दिए हैं, जो उनके ग्रेड 3 डॉक्टर प्रमाणीकरण के लिए पाठ्यक्रम और शोध के लिए पर्याप्त होगा। मेरे पिता के विपरीत मेरी माँ को चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा रुचि नहीं थी। वह सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनी क्योंकि इससे उन्हें एक सामान्य और सरल जीवन जीने का मौका मिला, लेकिन अब मैं अपने पिता को अपने सपने को पूरा करने के लिए जुनून के साथ काम करते हुए देखकर उनकी आंखों में कुछ सार्थक करने की इच्छा देख सकता था। मुझे उम्मीद है कि वह भी मेरे पिता की तरह अपना जुनून पा लेगी। सोने के लिए अपने कमरे में जाने से पहले मैं अपने माता पिता से 1 घंटे तक बात करता हूँ।
हूँ। अपनी पसंदीदा धुन गुनगुनाते हुए मैंने अपना पजामा पहन लिया और बिस्तर पर लेट गया। मेरे लिए सोने का समय बहुत जल्दी है और अगर मैं कोशिश भी करूं तो भी मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। ये जानकर मैंने अपनी होलोवॉच से एक किताब खोली और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष में स्तर ऊपर उठाने की पागलपन भरी कोशिशों के अलावा जो चीज मैंने सबसे अधिक की वह है इस पुस्तक का अध्ययन करना। टोटेम के संपूर्ण रहस्य मानव शरीर के अवशेषों पर यह पुस्तक मुझे वेस्टब्लड शहर में अपने साहसिक अभियान के आरंभ में मिली। तब से जब भी मुझे समय मिलता मैं इस पुस्तक का अध्ययन करता हूं और पिछले वर्ष से मैं इसका और भी अधिक अध्ययन करता रहा हूं। यह एक बहुत ही जटिल पुस्तक है और मुझे केवल इसका परिचय समझने में ही 1.5 साल से अधिक समय लगा, लेकिन अब वह भाग समाप्त हो चुका है और रूनों का अध्ययन अंततः शुरू हो गया है। कुछ दिनों तक रूनों का अध्ययन करने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि मैंने इन रूनों को बहुत कम आंका है। रून विश्व के नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक रून बहुत जटिल और मायावी है। मैंने इन रूनों की बुनियादी समझ हासिल करने के लिए कई दिन बिताए हैं। वे जितने कठिन हैं उतने ही रोमांचक भी हैं और उनका अध्ययन करने से मुझे मानसिक रूप से बहुत मदद मिली, क्योंकि उनका अध्ययन करने से 1 घंटे में ही मेरी सारी मानसिक क्षमता समाप्त हो गई। इन रूनों का लगातार अध्ययन करने के बाद मैंने अपने अंदर एक छोटा सा परिवर्तन महसूस किया। मैं बहुत अधिक शांत हो गई हूं और अपनी क्षमताओं पर मेरा नियंत्रण भी बढ़ गया है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार कौन था, मैं ये पुस्तक अपने माता पिता को, विशेषकर अपनी माँ को पढ़ने के लिए क्यों न दूं, ताकि पता चल सके कि उन्हें इसे पढ़ने में कोई रुचि है या नहीं। यह अच्छा होगा यदि वह इसमें कुछ रुचि दिखाए। मैंने 1 घंटे तक पुस्तक का अध्ययन किया और अनजाने में ही अपनी होलोवॉच में पुस्तक को बंद किए बिना ही सो गया। आज शाम की ट्रेन से जा रहा हूँ। परिवार के साथ कुछ समय बिताना काफी अच्छा रहा, लेकिन अब वास्तविक दुनिया में लौटने का समय आ गया है। मिनवा क्षेत्र 6 दिनों में खुल जाएगा और इसके लिए मुझे अभी भी कई तैयारियां करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे एक स्पीड प्रकार का कौशल खरीदना होगा। वर्तमान में मेरे पास 3 नाइट ग्रेड कौशल हैं: युद्ध प्रकार, शक्ति प्रकार और रक्षा प्रकार। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद प्रशिक्षण केंद्र ने मुझे वादे के अनुसार नाइट ग्रेड कौशल प्रदान किया। बस ये कौशल थोड़ा अजीब था। उस कौशल को सबसे कमजोर कौशल में से एक कहा जाता था, लेकिन निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल के बीच सबसे मजबूत कौशल में से एक भी कहा जाता था। उन्होंने मुझे जो कौशल दिया वह कौशल के प्रकार को मजबूत करना है, जो सक्रिय करने के लिए मन और जीवन शक्ति दोनों का उपयोग करता है और जीवन शक्ति की मात्रा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनने के लिए है, जिसे केवल सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 10 या अधिक मुहरों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में इसकी शक्ति बमुश्किल नाइट ग्रेड कौशल की शक्ति तक पहुंचती है। ये केवल अपनी पूरी ताकत तब प्राप्त करेगी जब मैं सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास के 10 या अधिक जवानों का निर्माण करूंगा। मेरा दूसरा कौशल मैंने लगभग 1 वर्ष पहले प्रायोजन और छोटे राक्षस शिकार से प्राप्त धन से खरीदा था। ये रक्षा प्रकार का कौशल है जिसकी मुझे अत्यंत आवश्यकता थी। इसे नाइट ग्रेड कौशल में सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब नहीं कहा जा सकता। यह मध्यम है, लेकिन यह मुझे खतरों से बचाने में काफी अच्छा काम करता है। अंतिम कौशल जो मेरे पास है वह है आक्रमण प्रकार का कौशल फायर स्ट्राइक, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे जिस एकमात्र कौशल की आवश्यकता है वह है गति प्रकार का कौशल। यदि मैं अपने फायर जेट की गति को उस गति प्रकार के कौशल के साथ जोड़ सकता हूं जिसे मैं खरीदूंगा, तो मुझे विश्वास है कि मेरे जैसे स्तर के भीतर कोई भी मेरी गति से मेल नहीं खा सकता है, चाहे उनका निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मैंने आह भरी और फ्रेश होने के लिए बिस्तर से बाहर चला गया। यह आखिरी बार होगा जब मैं मिनवा क्षेत्र में जाने से पहले अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताऊंगा। यह क्षेत्र बहुत खतरनाक है और मैं भी इसमें सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना चाहता हूं। मिनवा क्षेत्र मेरे लिए झूठी सीमा को तोड़ने का सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं वहां ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि सीमा को तोड़ने में मुझे कितना समय लगेगा। सिर हिलाते हुए मैं नाश्ता बनाने के लिए रसोई की ओर चलती हूँ। अभी भी सुबह का समय है और मेरे माता पिता को जल्दी उठ जाना चाहिए। मुझे नाश्ता बनाना शुरू कर देना चाहिए। सुबह से समय बीतता गया, दोपहर हुई और अंततः शाम हो गई। हमने अभी अभी रात्रि भोज समाप्त किया है और अब मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है और अब जाने का समय हो गया है। जब मैं हॉल में गया तो देखा कि मेरे माता पिता पहले से ही पसीने से तर थे और एलिस एशलिन के साथ खेल रही थी। सब तैयार हैं।
मेरे पिता ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मेरी माँ ने एलिस को गोद में उठाया और हम सब घर से बाहर निकले और उस होवर कार में बैठ गए जो पहले से ही हमारे घर के बाहर खड़ी थी। रेलवे स्टेशन तक का सफर खामोश है, केवल एलिस ही आवाज कर रही है। वह खिड़की से बाहर देख रही है। 10 मिनट में हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। ट्रेन आने में अभी भी 40 मिनट बाकी थे। मैं एलिस के साथ खेलता रहा जो मेरी बाहों में थी। कितना प्यारा, 9 साल के एक लड़के ने एशलिन को देखकर कहा। मुझे ऐसी प्रशंसा सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि एलिस को इसकी बहुत प्रशंसा मिली थी। अपनी बड़ी हरी आंखों, गोल मटोल शिशु गालों और छोटी चोटी के साथ एलिस इतनी प्यारी लगती थी कि हर कोई उसके गालों को चुटकी से दबाना चाहता था और उसे चूमना चाहता था। समय बीतता गया और मैंने देखा कि ट्रेन स्टेशन पर आ रही है। उमा उमा, भाई को तुम्हारी याद आएगी। मैंने कई बार चूमते हुए उसके गाल दिखाए और उसके गोल मटोल हाथों में एक छोटा सा सुंदर बक्सा थमा दिया। मैंने अपने माता पिता को गले लगाया और उनकी ओर हाथ हिलाते हुए ट्रेन में चढ़ गया। भाई, वाह वाह, मैंने एलिस को अपने बच्चे की आवाज में मुझे पुकारते हुए सुना, फिर वह जोर से रोने लगी। मैं बस ट्रेन के शीशे से हाथ हिलाकर उम्मीद कर सकता था कि उसे उसमें रखा एक छोटा सा खूबसूरत डिब्बा नजर आएगा। यह उसकी सबसे पसंदीदा मिठाइयों का डिब्बा है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। 1 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी और अगले ही पल मैं अपनी बहन और माता पिता को भूल गया। अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए मैं अपनी सीट की ओर चलता हूं। मैं पिछले 2 वर्षों में 10 से अधिक बार शहर आ चुका हूं, लेकिन हर बार वापस आते समय मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा ताकि जब मैं कल जागूं तो मैं वेस्टब्लिड के निकट हूं। आमतौर पर मैं जल्दी नहीं सोता, लेकिन भावनात्मक रूप से थका होने के कारण मुझे कुछ ही मिनटों में नींद आ गई। अगली सुबह एशलिन के मेरे गाल पर चोंच मारने से मेरी नींद खुली और जब मैंने समय देखा तो ट्रेन के वेस्टब्लिड स्टेडियम पहुंचने में केवल आधा घंटा बाकी था। ये देखकर मैं उठ गया और नींद से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को मुक्त कर लिया। जल्द ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और मैं एशलिन के साथ उसमें से उतर गया। जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो होवर कार मुझे मेरे अपार्टमेंट तक ले जाने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। 10 मिनट बाद होवर कार चांदी की गगनचुंबी इमारत के सामने रुकी और मैं उसमें से बाहर निकल गया। यह मेरा नया अपार्टमेंट है। 2 महीने पहले जब मैं प्रशिक्षण केंद्र से बाहर आया था तब मैंने इसमें एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। लिफ्ट के जरिए मैं जल्दी से 121वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। यह अब तक का सबसे महंगा अपार्टमेंट है जिसे मैंने किराए पर लिया है। अगर मेरे माता पिता इसे सुनेंगे तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। अकेले इसके किराए पर ही मुझे 2 लाख क्रेडिट खर्च करने पड़े, लेकिन भवन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को देखते हुए ये खर्च सार्थक है। इसमें प्रशिक्षण केंद्र के मुकाबले प्रशिक्षण सुविधा तो थी ही, इतना ही नहीं इसमें स्पा और अन्य सौंदर्य देखभाल सुविधाएं भी थीं। यह अपार्टमेंट भी स्टूडियो शैली का अपार्टमेंट है, लेकिन इसमें प्रशिक्षण केंद्र में मेरे पुराने अपार्टमेंट की तुलना में 3 गुना अधिक जगह है। यहाँ मैं बिना किसी बाधा और जगह की भीड़ के घूम सकता हूँ। मेरे अपार्टमेंट की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका दृश्य है। मुझे अपने अपार्टमेंट से पश्चिम की ओर का पूर्व की ओर का काफी अच्छा दृश्य दिखाई देता है। अपना बैग नीचे रखकर मैं सीधे नहाने चला गया। आज मुझे बहुत काम करना है और सबसे महत्वपूर्ण काम है कौशल खरीदना। मैं इसे घर जाने से 1 सप्ताह पहले ही ले आया होता, लेकिन जिल ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि जब भी कोई बड़ा क्षेत्र खुलता है तो 1 सप्ताह पहले ही बाजार में कौशल के नए स्टॉक आ जाते हैं। यही कारण है कि मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं सप्ताह भर पहले कौशल नहीं ला सका। मुझे आशा है कि सप्ताह का भार कौशल सीखने के लायक होगा, क्योंकि मिनवा क्षेत्र खुलने से पहले मेरे पास कौशल सीखने के लिए केवल 6 दिन होंगे। स्नान से बाहर आने के बाद मैंने नए कपड़े पहने और दोपहर का भोजन समाप्त किया, जिसका मैंने उत्सुकता के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले ऑर्डर किया था। नाइट ग्रेड कौशल बेचने वाली सभी दुकानें केंद्रीय रिंग में हैं, मध्य रिंग में ऐसी कोई दुकान नहीं है। केवल सार्जेंट स्तर या उससे ऊपर के स्तर के लोग ही ऐसे स्टोर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं, जबकि उससे नीचे के स्तर के लोगों को स्टोर की सदस्यता लेनी होती है। शुक्र है कि जिल के संदर्भ की मदद से मुझे सदस्यता मिल गई। मैंने एक तेज होवर कार ली थी, लेकिन फिर भी मुझे स्टोर तक पहुंचने में 15 मिनट लग जाते। मुझे उम्मीद है कि इंतजार इसके लायक है। ये बहुत दुख की बात होगी अगर पत्थर पर कोई नया अच्छा कौशल दिखाई नहीं देता है। होवर कार केंद्रीय रिंग के बड़े दीवार गेट से होकर गुजरी और मेरे सामने का पूरा दृश्य पूरी तरह बदल गया।
freewebnovel.com। मैं पहली बार सेंट्रल रिंग में नहीं आया हूँ, लेकिन हर बार जब मैं इसे देखता हूँ तो प्रशंसा की सांस लिए बिना नहीं रह पाता। केंद्रीय रिंग एक पूरी तरह से अलग शहर की तरह लगता है। अन्य दो रिंगों में गगनचुंबी इमारतों की तुलना में केंद्रीय रिंगों में इमारतें बहुत ऊंची नहीं थीं। केंद्रीय रिंग में सबसे ऊंची इमारत 50 मंजिल ऊंची है, लेकिन प्रत्येक इमारत सुरुचिपूर्ण और सुंदर है। जो केंद्रीय रिंग में रहता है वह वेस्टब्लड शहर का असली पावर हाउस है। केंद्रीय वलय के एक खंड में रहने वाले लोग पश्चिमी रक्त के अन्य दो वलय को नष्ट करने में सक्षम हैं। केंद्रीय क्षेत्र के लोग ही मुख्य शक्ति हैं जो शहर पर हमला करने वाले राक्षस गिरोह से लड़ते हैं, जबकि अन्य लोग चारे से निपटने के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। जल्द ही मेरी होवर कार स्टो पर पहुंच गई। स्टो एक अंडे के आकार की इमारत है जो केवल 7 मंजिला ऊंची है। मैं होवर कार से बाहर निकला और इमारत में चला गया। आमतौर पर दुकान में बहुत सारे लोग आते जाते देखे जा सकते हैं। ये देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मेरी तरह वे भी इस दिन का इंतजार करते थे ताकि वे स्टो में उपलब्ध सर्वोत्तम कौशल खरीद सकें। सामने के प्रवेश द्वार पर 2 मास्टर स्टेज गार्ड थे। उनमें से एक ने मुझे रोकने के लिए अपना हाथ उठाना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ पूरी तरह ऊपर उठता, मैंने उसके सामने अपना स्टो सदस्यता कार्ड दिखा दिया। उसने अपना हाथ छोड़ दिया और मुझे बिना किसी बाधा के दुकान में प्रवेश करने दिया। पहली मंजिल पर खूबसूरत क्रिस्टल इंटीरियर है। जिसने भी इसे डिजाइन किया है वह बहुत प्रतिभाशाली है। निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कलाकृति को क्रिस्टल अलमारियों पर रखा गया है, जबकि कौशल की जानकारी और दृश्य क्रिस्टल स्तंभों से प्रक्षेपित किए गए हैं। दुकान में 7 मंजिलें हैं, लेकिन मेरी पहुंच से मैं केवल पहली मंजिल से ही सामान खरीद पाऊंगा। केवल विशेष सदस्यता वाले लोग जैसे जिल ही दूसरी मंजिल या उससे ऊपर खरीदारी कर सकते हैं, और जिनके पास सदस्यता नहीं है वे कम से कम मास्टर स्टेज पर खरीदारी कर सकते हैं। जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंचा, मुझे तेज आवाज सुनाई दी और जब मैंने इसके पीछे का कारण जाना तो मैं भी हैरान रह गया। टोटेम कलाकृति। हवा में 9 क्रिस्टलीय बक्से तैर रहे हैं और इसके अंदर टोटेम कलाकृतियां हैं। यहाँ तलवार, कृपाण, भाला, कवच और अन्य प्रकार की टोटेम कलाकृतियां हैं। एक बार देखने पर टोटेम कलाकृतियों और सामान्य कलाकृतियों में स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। टोटेम कलाकृति अलग है और वे भी अलग दिखते हैं। टोटेम कलाकृति लेफ्टिनेंट चरण और पावरहाउस और टोटेम के चरण से ऊपर बनाई जाती है। कलाकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उनके निर्माता की मृत्यु किस चरण में हुई, जिससे वे पीछे रह गए। मेरे सामने मौजूद टोटेम कलाकृतियां स्पष्ट रूप से लेफ्टिनेंट स्टेज पावरहाउस के पीछे छोड़ी गई हैं, लेकिन इससे उनका मूल्य कम नहीं हुआ। उनका मूल्य मध्य श्रेणी की कलाकृतियों से भी अधिक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लेफ्टिनेंट स्तर से नीचे हैं। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे इन्हें पहली मंजिल पर बेच रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर पहली मंजिल पर केवल निम्न स्तर की कलाकृतियां और कौशल ही बेचे जाते हैं। बेहतर निम्न स्तर की कलाकृतियां और कौशल दूसरे स्तर पर पाए जाते हैं, और टोटेम कलाकृतियां आमतौर पर मध्यम स्तर के कौशल और कलाकृतियों के साथ तीसरी मंजिल पर बेची जाती हैं। सभी 9 विभिन्न कलाकृतियों में से मुझे सबसे अधिक पसंद आया सरल सफेद कवच पोशाक। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी राक्षस के मोती और तराजू से बनाया गया है। इस टोटेम कलाकृति के मालिक ने ऐसी सुंदर पोशाक बनाने के लिए सामग्री पर बहुत अधिक कीमत चुकाई होगी। यह एक साधारण कवच पोशाक है, लेकिन यदि इसके मालिक के पास अधिक समय होता तो वह इसे इसके वर्तमान स्वरूप से भी अधिक सुंदर बना देती। कवच पोशाक अभी भी सुंदर है और यही कारण है कि इसकी बोली सबसे अधिक है। यह पहले ही 4 अरब क्रेडिट तक पहुंच चुका था। आमतौर पर लेफ्टिनेंट स्टेज टोटेम कलाकृति 2 से 4 अरब के आसपास बिकती है, लेकिन इसकी बोली पहले ही 4 मिलियन तक पहुंच गई थी। 5 दिन है। उन 5 दिनों में ये बोली निश्चित रूप से 6 अरब के करीब पहुंच जाएगी। अपनी नज़र घुमाते हुए मैंने अन्य टोटेम कलाकृतियों की जांच की। वे अपने आप में अच्छे हैं। लेफ्टिनेंट स्टेज पावरहाउस द्वारा निर्मित टोटेम आर्टिफैक्ट, और वह हमेशा अपने टोटेम के लिए सबसे अच्छी सामग्री का चयन करेंगे ताकि वे उन्हें सर्वोत्तम वृद्धि दे सकें। मुझे आशा है कि मैं लेफ्टिनेंट स्तर पर प्रवेश कर सकूंगा। उस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद मुझे टोटेम बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई है। इन टोटेम को देखकर मुझे भी अपना टोटेम बनाने की इच्छा हुई, और कभी कभी तो मैं ये भी सोचता था कि मैं किस प्रकार का टोटेम बनाऊंगा। आह भरते हुए मैंने टोटेम से दूर देखा और स्पीड टाइप नाइट ग्रेड कौशल अनुभाग की ओर चला गया। मैं पहले से ही सभी पुराने कौशल देख चुका था, इसलिए मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और सीधे नए आगमन की ओर चल दिया। नए आगमन पर 7 कौशल रखे गए हैं जो उनकी सूचना और दृश्य को प्रक्षेपित करते हैं।
7 कौशलों में से 3 तटस्थ हैं जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है, चाहे उसके पास कोई भी क्षमता हो, जबकि 2 को वायु प्रकार की क्षमता की आवश्यकता होती है और 1 को क्रमशः अग्नि और बिजली की आवश्यकता होती है। मैंने पहले 3 तटस्थ प्रकार के कौशलों का वर्णन पढ़ा, उनका वर्णन पढ़कर मेरे भावों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। कौशल की शक्ति मेरी उम्मीद के अनुरूप है क्योंकि वे पुराने शेल्फ पर अन्य कौशल की तुलना में ज्यादा वृद्धि की पेशकश नहीं करते हैं। मैं ऐसे कौशल की आशा नहीं कर रहा था जो मुझे पुराने शेल्फ में अन्य कौशल की तुलना में अधिक गति प्रदान करता हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह असंभव है। जो कौशल तेज गति दे सकते हैं वे दूसरी मंजिल पर हैं। मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार था, इसका मुख्य कारण ये था कि मैं उस कौशल की आशा कर रहा था जो सिर्फ तेज गति के अलावा कुछ अलग प्रदान करेगा। जैसे गतिशीलता का उच्च स्तर, भले ही वह गति का थोड़ा त्याग करके ही क्यों न प्राप्त हो। इससे विरोधियों और राक्षसों के हमलों से बचने में मदद मिलेगी। अधिकांश गति प्रकार के कौशल उच्च गति तो प्रदान करते हैं, लेकिन गतिशीलता की बहुत कम स्वतंत्रता देते हैं। यदि आप गतिशीलता चाहते हैं, तो आपको तब तक अभ्यास करना होगा जब तक कि आप कौशल पर इतना नियंत्रण न कर ले कि आप कौशल का उपयोग करते हुए कुछ गतिशील क्रियाएं कर सकें। अन्य 3 कौशल मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए बिजली और हवा की क्षमता की आवश्यकता होती है। अब एकमात्र बचा हुआ कौशल फायर फ्लैश है जो गति के लिए अग्नि क्षमता का उपयोग करता है, और मुझे आशा है कि यह अच्छा होगा क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है कि आपके लिए सबसे अच्छा कौशल वह कौशल है जो आपकी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे तटस्थ प्रकार के कौशल की तुलना में कम मन का उपयोग करते हैं और नियंत्रित करना भी आसान है। फायर फ्लैश ये कौशल शरीर के चारों ओर आग की आभा पैदा करने के लिए अग्नि क्षमता का उपयोग करता है जो इसे गति प्रदान करता है। जैसे जैसे मैंने परिचय पढ़ा, मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। ये कौशल औसत गति प्रदान करता है, लेकिन शरीर के चारों ओर फैली इसकी आभा के कारण इस कौशल को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि यह कौशल गतिशीलता में बेहतर है। विवरण पढ़ने और इसके दृश्य को एक बार फिर देखने के बाद मैंने इस कौशल को खरीदने का फैसला किया। इस कौशल की कीमत 156 मिलियन है। सामान्य निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल की कीमत 100 से 200 मिलियन के बीच होती है और 156 मिलियन मुझे काफी उचित लगी। बिना इंतजार किए मैंने अपनी होलोवॉच को क्रिस्टलीय सतह पर चमकाया और लेनदेन पूरा हो गया। मैं वास्तव में एक आक्रमण प्रकार का कौशल खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ गए। यदि मैं हताशा में वह नकली औषधि नहीं खरीदता तो अब मेरे पास एक आक्रमण कौशल खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता। जिम ने मुझे कई बार चेतावनी दी थी कि मैं ऐसी किसी औषधि पर विश्वास न करूं जो झूठी सीमा को तोड़ सकती हो। ऐसी कोई औषधि नहीं है, कम से कम हमारे महाद्वीप में तो नहीं। फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी हताशा के समय में ऐसी औषधि और चीजें ले आया। मैंने ऐसी फर्जी चीजों पर 100 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाए थे। जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ती गई, मैंने शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिससे पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। केवल 2 शरीर प्रारंभिक स्तर के विशेषज्ञ चरण राक्षस जिन्हें मैं आसानी से अपनी अग्नि हड़ताल से मार सकता था, मिलियन क्रेडिट के करीब बेचेंगे, लेकिन पैसा कमाना वह है जिस पर मैंने पिछले साल ध्यान केंद्रित किया था। सीमा को तोड़ना ही मेरे दिमाग में था और अब भी है। मैं स्पीड प्रकार का कौशल इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैं मिनवा दायरे में जा रहा हूं और यदि मैं अपनी श्रेणी से बाहर किसी रास्ते पर आ जाता हूं तो ये कौशल मुझे भागने में मदद करेगा। आमतौर पर मैं इस कौशल का उपयोग करके नहीं लड़ता क्योंकि इससे मुझे सीमा तोड़ने में मदद नहीं मिलेगी। हर बार जब मैं जंगल में जाता हूं, मुझे इतनी गंभीर चोटें लगती हैं कि मेरी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और सिर से पैर तक खून बहने लगता है, लेकिन इन अनुभवों से गुजरने और अमानवीय दर्द सहने के बावजूद मैं सीमा को तोड़ नहीं सकता। मैंने उन दुखद विचारों को अपने मन से निकालने के लिए अपना सिर हिलाया। अब मेरा मुख्य ध्यान मिनवा क्षेत्र पर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यह साहसिक कार्य मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह अच्छा है या बुरा, ये तो समय ही बता सकता है। ये देखते हुए कि मेरे पास अभी भी पर्याप्त समय है, मैंने दुकान में घूमकर ये देखने का निर्णय लिया कि वहाँ क्या नया ऑफर है। मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि अगर कोई चीज़ मेरी नज़र में आ जाए तो मैं उसे खरीद सकूं। याचिका के अंत में मेरे पास लड़ाई के लिए आवश्यक सभी युद्ध संबंधी कलाकृतियां थीं। मेरे पास 3 अतिरिक्त नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट भी हैं, जो मुझे प्रशिक्षण केंद्र से आर्टिफैक्ट सेट के रूप में मिले थे, जिनमें से एक पुरस्कार राशि के रूप में था और अंतिम 2 मेरे थे। मैंने उन तीनों को अपने माता पिता की देखभाल में घर पर छोड़ दिया था, ताकि मेरे पिता किसी भी खतरे की स्थिति में अपने परिवार की रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें।
यहाँ न केवल लड़ाकू कलाकृतियां हैं बल्कि उपयोगी कलाकृतियां भी हैं। जैसे कि एक तंबू, मैंने 7वें महीने पहले यहाँ से नाइट ग्रेड तंबू खरीदा था क्योंकि कभी कभी मैं जंगल में समय बिताता हूँ। ये बहुत अच्छा है, ग्रेड 1 तंबू इसकी तुलना नहीं कर सकता। मैं कई कलाकृतियों को देखता हूँ लेकिन उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आती। उनमें से कोई भी खरीदना बेकार होगा क्योंकि वे किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं करेंगे। कलाकृतियों को ब्राउज करने के बाद मैं कौशल अनुभाग में वापस चला गया ताकि देख सकूं कि क्या कोई नया कौशल है। अगर कोई चीज सचमुच मेरी नज़र में आ जाए तो मैं हमेशा जिम और जिल से पैसे उधार ले सकता हूं। माइकल, मैं अभी ताकत से संबंधित कौशलों को देख ही रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे से आवाज सुनी। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह रिया ही थी जिसने मुझे फोन किया था, और इससे भी अधिक आश्चर्य ये जानकर हुआ कि वह पहले ही सार्जेंट स्तर के प्रारंभिक स्तर पर पहुंच चुकी थी। हमारे स्तर के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया था। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे बीच केवल चरण का अंतर है, लेकिन अब ये 2 अलग अलग चरणों में बढ़ गया था। अंतर छोटा लग सकता है लेकिन ये बहुत बड़ा है। भले ही मैं झूठी सीमा को तोड़ने में सक्षम हो जाऊं, फिर भी मैं उससे 2 चरण पीछे रहूंगा। मुझे दोगुना प्रयास करना होगा। मैं अभी उससे आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहा हूं। रिया, मैंने तुम्हें महीनों से नहीं देखा है, मैंने उसे हल्के से गले लगाते हुए कहा। करीब 6 महीने पहले की बात है, मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उस समय वह कॉर्पोरल स्तर पर थी लेकिन अब वह सार्जेंट स्तर पर है। मुझे रिदम सिटी शाखा में भेजा गया था, उसने जवाब दिया। उन्होंने कॉर्पोरल चरण एक प्रतियोगिता में भी भाग लिया था जिसमें उन्हें शीर्ष 100 में काफी अच्छी रैंक मिली थी, जो कि विशेषज्ञ चरण में शीर्ष 10 के बराबर है। उन्हें शीर्ष 7 संगठनों में से एक द व्हाइट डीएस से प्रस्ताव मिला जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जब उसे संगठन से औपचारिक प्रशिक्षण मिल गया है तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई होगी। क्या आप यहाँ कौशल खरीदने आए हैं? मैंने पूछा। चूंकि वह संगठन की सदस्य है, इसलिए वह अपने संगठन से बेहतर कौशल और कलाकृतियां प्राप्त कर सकती है। केवल दूसरी या तीसरी मंजिल पर मौजूद सामान ही उसे थोड़ी दिलचस्पी दे सकता है। नहीं, मैं यहाँ एक मित्र के साथ आया हूँ। वह टोटेम कलाकृति पर बोली लगाना चाहता था, उन्होंने कहा और उस लड़के की ओर इशारा किया जो बड़ी बोली लगा रहा था। वह लंबा और काफी सुंदर है, प्रेमी के लिए एकदम सही विकल्प है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सार्जेंट स्तर के शिखर पर है। हमने 1 मिनट तक बात की, फिर लड़का बोली लगाकर वापस आ गया। स्टीव, यह मेरा दोस्त माइकल है, रिया ने परिचय कराया। स्टीव ने बिना किसी प्रतिबद्धता के सिर्फ सिर हिलाया और दूसरी मंजिल की ओर चला गया। रिया बस इतना ही कर सकी कि उसने मुझे एक क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी और अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये देखकर मैंने अपना सिर हिलाया। मेरे लिए इस तरह का व्यवहार नया नहीं है, मैंने कई बार इसका अनुभव किया है। उच्च स्तर वाले लोग हमेशा दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं, खासकर तब जब दोनों स्तरों के बीच अंतर बहुत अधिक हो और उनका किसी संगठन से कोई संबंध न हो। कुछ भी दिलचस्प न पाकर मैं दुकान से बाहर निकल आया और अपने अपार्टमेंट में वापस चला आया। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैं ले ही आया हूं। अब मुझे अपनी तैयारी पूरी होने से पहले कुछ अन्य चीजें भी खरीदनी हैं। अगले 5 दिनों तक मैं इस कौशल का अध्ययन और अभ्यास करने की योजना बना रहा हूं, जब तक कि मैं इसमें पर्याप्त रूप से कुशल नहीं हो जाता। समय बीतता गया और इन 5 दिनों में मैंने कौशल का अभ्यास करने के अलावा कुछ नहीं किया और मुझे उम्मीद से बेहतर परिणाम मिला। जल्द ही छठे दिन की सुबह आ गई और मैं अपने स्टोरेज और बैकपैक में चीजों को एक एक करके जांच रहा था। ये देखकर कि सभी चीजें व्यवस्थित हैं, मैंने अपना बैग पहना और अपने अपार्टमेंट से मिनवा दायरे की ओर चल दिया।